नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर एक इतिहास रच दिया। दो मायने में, एक, जवाहरलाल नेहरू अकेले उनके अलावा ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और उसके अलावा गैर कांग्रेसी अकेले ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और दो फुल टर्म पूरी करने के बाद। तो ये ऐतिहासिक क्षण था जो कल राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल 72 मंत्री बने, जिसमें 30 कैबिनेट के मंत्री हैं, 36 जो है वो राज्य मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं। सहयोगियों को भी जगह दी गई है, लेकिन बीजेपी की स्पष्ट छाप नजर आती है। लेकिन संख्या के बल पर नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्का चल रहा है, ये इस मंत्रिमंडल में साफ दिखाई दे रहा है। सहयोगियों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थी कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी 8 मंत्री का पद मांग रही है, 5 का मांग रही है। इसी तरह से जेडीयू को लेकर कि वो 5 मांग रहे हैं। किसी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर का पद जो है टीडीपी मांग रही है। ये सब कोरी अफवाहें थीं। जो फॉर्मूला लागू था 2014 और 2019 में, उसमें एक छोटा सा परिवर्तन किया गया है। दो जो बड़े सहयोगी दल हैं, तेलुगु देशम पार्टी और उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों पार्टियों से 2-2 मंत्री शामिल किए गए हैं, एक कैबिनेट और एक जो है राज्य मंत्री। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14-19 में जो फॉर्मूला था कि सहयोगी दलों का एक मंत्री होगा, उससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। इस परिवर्तन का भी कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2019 के मुकाबले 63 सीट्स का नुकसान हुआ है भाजपा को। तो इसलिए सहयोगी दलों को थोड़ा ज़्यादा समायोजित करना पड़ा है। लेकिन सामाजिक समय ऐसा लगता है इस मंत्रिमंडल के गठन को देखकर, दो बातें। जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि पार्टी ने जो सामाजिक समीकरण के स्तर पर इस चुनाव में नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करती हुई नजर आई है। 58% जो है मंत्री वो ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज से हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामाजिक समीकरण को पुनर्गठित करने का प्रयास इस मंत्रिमंडल के गठन के जरिए किया गया है। एक संदेश देने की कोशिश हुई है ओबीसी और उसके अलावा दलित समाज को और आदिवासी समाज को, हमारे लिए आपकी प्राथमिकता पहले ही की तरह बनी हुई है। ये जो विपक्ष ने झूठा प्रचार किया कि बीजेपी तीसरी बार आई तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये बिल्कुल झूठ है। ना आरक्षण खत्म करने वाले थे और ना आरक्षण खत्म करने वाले हैं, और आपके समाज को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार में, संगठन में, सत्ता में ज़्यादा हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं। पहले भी किया था, अब भी किया है। ये इसके जरिए जो है प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट संकेत दिया। दूसरा, आयु के लिहाज से देखें तो एक्सपीरियंस और युवा दोनों का अच्छा सम्मिश्रण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर जोड़ लें तो इस मंत्रिमंडल में 7 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एचडी कुमारस्वामी वो जेडीएस के कोटे से हैं, जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के कोटे से हैं, उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी के हैं और असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर। कुल मिलाकर 7 पूर्व मुख्यमंत्री होने का मतलब है कि प्रशासनिक अनुभव के लिहाज से ये मंत्रिमंडल काफ़ी भारी है। प्रशासनिक अनुभव वाले और राज्यों में काम करने वाले लोग जो है, वरिष्ठ लोग, वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। तो इस लिहाज से संदेश जो जाता है कि प्रधानमंत्री का सारा जोर अपने तीसरे टर्म में, जैसा वो कह रहे थे, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जिस बात को मिलेगी वो है गवर्नेंस को। उनका मानना है कि गवर्नेंस के जरिए आप जो डिलीवर करते हैं, लास्ट माइल डिलीवरी करते हैं, उसी का सबसे ज़्यादा असर होता है। लेकिन जाति का भी असर होता है, ये इस चुनाव ने बताया।
तो अब ज़रा सा कि बाकी राज्यों में भी, कई राज्यों में असर हुआ है इसका जाति का, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, इन राज्यों में भी हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण है, जो वोट पैटर्न है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नहीं थी, वो घटित हुआ उत्तर प्रदेश में। CSDS का एक सर्वे आया है, उसके मुताबिक 82%, 82% यादवों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट दिया है। सिर्फ 15% यादव वोट बीजेपी को मिले। उसके अलावा 92% मुस्लिम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मिला है। सिर्फ 2% वोट बीजेपी को मिला है। इससे बीजेपी के नेताओं के आंख कान खुल जाने चाहिए। ये जो पसमानदा मुसलमान और मुसलमानों को भागीदारी देने, हिस्सेदारी देने, सरकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के सब कुछ सारी सुविधाएं देने, ये जो मुहिम चली, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसमें नज़र नहीं आया। अब सरकार क्या करेगी आगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सरकार के सामने आंकड़े हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आपकी ये जो नीति थी वो सफल नहीं हुई। अब दूसरे सामाजिक वर्गों को जरा देख लें। सवर्णों में 79% ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो ये जो कहानी चलाई गई, ठाकुर नाराज़, ब्राह्मण नाराज़, जाट नाराज़, वैश्य समाज नाराज़, ये सब फर्जी कहानियाँ थी। ज़मीन पर और कम से कम वोटिंग पैटर्न में उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। 79% का जो आंकड़ा है वो अपने आप में इसकी कहानी कह रहा है कि उस सामाजिक वर्ग में भाजपा का जो जनाधार है उसमें कोई कमी नहीं आई है। अब जरा पिछड़ा वर्ग में आते हैं। कुर्मी कोयरी के सामाजिक वर्ग का अलग आंकड़ा दिया है CSDS ने। इसके मुताबिक बीजेपी को इस वर्ग में कम नुकसान हुआ है। 61%, 61% वोट इनका, इस समाज का बीजेपी को मिला है और 34% सपा कांग्रेस के गठबंधन को मिला है। इसके अलावा अन्य OBC बचते हैं, यादव हो गए, कुर्मी कोयरी की बात हो गई। उसके अलावा जो OBC बचते हैं, ज़्यादातर अति पिछड़े बचते हैं, उसमें बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग में बीजेपी को वोट मिला 59%। ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है। इसको सुधारा जा सकता है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 34% वोट मिला। अब कहानी असल में दलित वोटों में आती है। जो असली कहानी खुलती है रिजल्ट का, जिससे पता चलता है जाटव वोट, जो माना जाता था कि ये कोर वोट है बहुजन समाज पार्टी का। कोर वोट तो रहा, लेकिन उसमें भारी गिरावट आई। बहुजन समाज पार्टी को जाटव वोटों में 44% वोट मिला। और बीजेपी के लिए जो चिंता की बात है वो ये है कि उसको 24% मिला और सपा कांग्रेस के गठबंधन को 25% जाटव वोट मिला। जो माना जाता था, आम धारणा थी कि समाजवादी पार्टी के साथ ही ये वोट कभी नहीं जाएगा। जो सपा बसपा का गठबंधन 2019 में हुआ उसमें भी नहीं गया, वो इस बार गया। दूसरा, गैर जाटव दलित वोट की बात कर लें। असली खेल यहीं पर हुआ है। गैर जाटव दलित वोटों का 56% सपा और कांग्रेस को गया है, बीजेपी को केवल 29% मिला है। इसने पूरी कहानी उत्तर प्रदेश की बदल दी, पूरा चुनाव पलट दिया। तो ये जो आरक्षण खत्म कर देंगे का अभियान था विपक्ष का, वो ज़मीन तक पहुंचा और उसको पहुंचाने में वो कामयाब हुए। उसका असर जो है दलित वोटों पर दिखाई देता है। अति पिछड़ा वर्ग में उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन दलित वोटों में उसका सबसे ज़्यादा असर हुआ। और इस असर को रोकने में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से नाकाम रहा। इसकी काट के लिए जो किया जाना चाहिए था, जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिस तरह का प्रचार होना चाहिए था, जिस तरह की इस मुद्दे पर परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, उसकी बातों को जिस तरह से हाईलाइट किया जाना चाहिए था, ये सब कुछ नहीं हुआ।
तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। उसकी लगभग 30 सीटें कम हो गई। उत्तर प्रदेश में अगर इस सामाजिक समीकरण को फिर से ठीक करने की कोशिश नहीं हुई तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और इस समाज के जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है उनकी अग्नि परीक्षा होने वाली है कि वो अपने समाज में कितना असर रखते हैं, अपने समाज को कितना प्रभावित कर पाते हैं। ये परीक्षा उनके सामने अग्नि परीक्षा की तरह है और समय बहुत ज़्यादा नहीं है। फरवरी मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बिहार के बारे में मैंने कहा कि बिहार में उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो नहीं हो पाया। उसमें 3 बड़े कारण थे। एक, नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वर्ग का सर्वमान्य नेता होना। उन्होंने जो जातीय गणना और उसके अलावा आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया उनकी सरकार ने, उसका असर। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का एनडीए में होना, इसने जो है इन तीनों का प्रभाव अपने अपने समाज पर दिखाई दिया बिहार में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिहार में ज़्यादा खराब नहीं हुई। लेकिन नुकसान आप देखिए बिहार में भी बीजेपी का ही हुआ है। जो भी नुकसान हुआ है 39 सीटों से 30 पर आ गई। 9 सीटों का नुकसान एनडीए को हुआ है बिहार में और ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो 2013-14 में उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने जो सामाजिक समीकरण बनाया था वो दरकने लगा है। उसमें दरार आ गई है और उसमें दरार पैदा होना और उसको भरा न जाना, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो जो संगठन के प्रभारी हैं, जो संगठन के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, और उसके अलावा जो पर्दे के पीछे से पैरेलल पावर सेंटर की तरह संगठन चलाते रहे हैं। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, फिर भी वो संगठन चला रहे हैं। टिकटों में सबसे ज़्यादा उन्हीं की चली है। जो टिकट काटे जाने चाहिए थे नहीं काटे गए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी है। उसके अलावा बहुत सी बातें आ रही हैं जो कही नहीं जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समाज के लोगों ने खतरे की घंटी बजाई है, एक चेतावनी दी है कि संभल जाइए, सुधर जाइए। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी खास तौर से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान में सुधरने के लिए तैयार है, बदलने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा निकट भविष्य में। क्योंकि चुनाव की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे पहले जो है इन जिन राज्यों की मैंने बात की, सबसे पहले चुनाव हरियाणा में होने वाला है। हरियाणा में दलित पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लगभग 28 से 30% है। उसमें जो क्षरण हुआ है, उसका जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भाजपा कैसे करेगी? उसने हरियाणा से जो 3 मंत्री बनाए उनमें कोई दलित समाज से नहीं है। 5 सांसद जीते हैं, 3 जो है मंत्री बन गए हैं, 60%। ये इस तरह का स्ट्राइक रेट और किसी राज्य में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें बीजेपी जीती है, लेकिन चारों में से कोई लोकसभा सदस्य मंत्री नहीं बना है। मंत्री बने हैं जगत प्रकाश नड्डा, जो अभी भाजपा के अध्यक्ष हैं और पहले भी अध्यक्ष बनने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, फिर से पहुंच गए। और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से, जिनकी वजह से पार्टी की ये दुर्गति हुई हरियाणा में। तो मेरा मानना है कि अच्छे लोगों को, नए लोगों को मौका देने के साथ साथ इस मंत्रिमंडल में नॉन परफॉर्मर्स को पुरस्कृत करने का भी काम हुआ है, जो अच्छा संकेत नहीं है। इसके जरिए अब कैडर में क्या संदेश जाएगा, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश जाएगा, ये पार्टी हाईकमान के सोचने की बात है। इनमें वो क्या गुण दिखा कि खराब परफॉर्मेंस के बाद भी उनको जो है पुरस्कृत किया गया, ये तो पार्टी का हाईकमान ही बता सकता है। लेकिन इससे पार्टी का कार्यकर्ता बहुत खुश होगा, प्रफुल्लित होगा और ज़्यादा उत्साह और ऊर्जा के साथ काम करेगा, इसमें शक है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्याएं बहुत सारी हैं।
समाधान कम दिखाई दे रहे हैं। इस मंत्रिमंडल के जरिए जो समाधान खोजने की कोशिश हुई है उसमें समस्याएं भी पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक तरफ समाधान करने की कोशिश हुई है, दूसरी तरफ नई समस्याएं पैदा करने की भी कोशिश नजर आ रही है, वो चाहे जानबूझकर हुई हो चाहे अनजाने में हुई हो। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।